हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई के लास्ट पार्ट पर, जहां हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने वो सारे पार्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। और अभी भी अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं समझा है तो बच्चों, आज के लेक्चर के बाद वो सारे पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अटेंडेंस लगाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी पार्ट, सप्लाई। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ना सप्लाई की, तो सप्लाई डेफिनेटली एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर ही सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से डिमांड को कंज्यूमर रिप्रेजेंट करता है, इन अ सिमिलर मैनर एक प्रोड्यूसर सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। बट इस सप्लाई का मतलब क्या है? हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड भी ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, मुझे BMW कार खरीदनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है और वो मेरी डिमांड हो गई। नहीं, जब मैंने किसी भी चीज को डिमांड कहा तो मैंने वहां पर 3 चीजों के बारे में बात करी कि एक तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहती हूँ, दूसरा मेरी जेब में उतना पैसा होना चाहिए कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीद पाऊंगी। क्यों नहीं खरीद पाऊंगी, कभी ना कभी तो खरीद पाऊंगी, चलो लेकिन आज कह देते हैं कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। प्लस मुझे पता होनी चाहिए कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। तो ये तीनों चीजें जब सेम टाइम पे प्रेजेंट होगी ना, तब हम ये कह सकते हैं कि यस, ये हमारी डिमांड है। अब इसी चीज को अगर हम प्रोड्यूसर की साइड से देखें इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई में भी ये तीनों बातें आपकी आएंगी। मान लो हमारा राजू, ठीक है, आप हमारे राजू को तो बहुत अच्छे से जानते होगे ना। ये हमारा राजू कौन है? ये राजू जेंटलमैन है और ये लेकिन बेचता है बर्गर। तो ये राजू बर्गर वाला जब अपने स्टॉल पर बर्गर लगाकर बैठा था यहाँ पर, तो उसके स्टॉल के ऊपर यहाँ पर 50 बर्गर एकदम रेडी है, एकदम रेडी है। लेकिन वो उन 50 बर्गर को बेचना नहीं चाहता। वो कहता है आज 50 में से सिर्फ 20 बर्गर ही बेचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बाकी के 30 बर्गर साइड में रखे हुए हैं कि नहीं, ये मेरे को अभी नहीं बेचने हैं। तो आप अगर आए उसके पास ऑर्डर लेके कि जी हमें 30 बर्गर चाहिए, लेकिन वो कहता है जी नहीं, मैं तो 20 ही बेचूंगा, तो ऐसे में उसकी विलिंगनेस नहीं है बेचने की। तो बेटा, विलिंगनेस यहाँ पर भी होनी चाहिए। वो नहीं बेचना चाहता, तो जब नहीं बेचना चाहता तो आप खरीदोगे कैसे? तो सबसे पहले तो विलिंगनेस आनी चाहिए। दूसरी बात, एबिलिटी। अब एबिलिटी का मतलब क्या है कि क्यों राजू बेसिकली उस 30 बर्गर को नहीं बेचना चाह रहा है कि उस 30 बर्गर का ऑर्डर ऑलरेडी किसी ने दे दिया था, उसकी एडवांस मनी आ ही रखी है। तो भाई ऐसे में, अब भाई कौन सा प्रोड्यूसर ऐसा है जो अपना सामान नहीं बेचना चाहेगा? वो बेचना तो चाहता है, बट अब यहाँ पर वो बेच इसलिए नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि एडवांस मनी आ चुकी है। अब वो उसको बिलोंग नहीं करता, टाइटल उसके पास में नहीं है, ऑनरशिप उसकी उसके हाथ में नहीं है, इसीलिए अब वो ये काम नहीं कर सकता। तो एबिलिटी नहीं है यहाँ पर बेचने की। हाँ, प्राइस भी पता होनी चाहिए एट द सेम टाइम कि भाई एक बर्गर कितने का है, एक बर्गर 30 रुपए का है, 50 रुपए का है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी ना, तब आप उसे उसकी सप्लाई कहोगे कि राजू हमारा 20 बर्गर बेचना चाहता है, 20 बर्गर बेच भी सकता है, एबिलिटी भी है, ऑनरशिप टाइटल उसी के हाथ में है, और वो कह रहा है कि जो 20 बर्गर है उसमें से एक बर्गर 30 रुपए का बेचा जाएगा। तो ये है उसकी सप्लाई। तो बेटा, इकोनॉमिक्स में जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो यही 3 एलिमेंट आते हैं। दैट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी, सभी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं दैट अ प्रोड्यूसर आर एबल, जो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, जिस चीज को बेचने की एबिलिटी रखता है, पॉइंट नंबर 1, और विलिंग टू ऑफर, पॉइंट नंबर 2, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, किस पे? एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो उसको बेचना चाहता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये जो बेटा आपका सप्लाई होता है ना, इसे हम एक फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो पर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, डेली, या आप कह सकते हो एनुअली। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसे हम उसका फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या शो करता है? इट शोज द प्रोड्यूसर्स डिजायर टू सेल, नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। कितना वो बेच रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे, कितना वो डिजायर है बेचने के लिए, हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम पर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की, या मैं कहूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को सबसे पहले तो उसकी खुद की प्राइस अफेक्ट करती है। अब आपने यहाँ पे जो भी सारी बातें सोचनी है ना,
सप्लायर की साइड से सोचनी है। भूल जाओ कि तुम अब एक कंज्यूमर हो, तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम सामान बना रहे हो फिर उसको मार्केट में बेच रहे हो। तो सारी बातें उसी सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है। तो बेटा अगर कमोडिटी की खुद की प्राइस में अगर बात करूं तो तुम खुद बताओ, अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका तुम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड पर क्या इफेक्ट शो करोगे। मार्केट में अगर किसी भी सामान की वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, अगर मैंने कहा मान लो मार्केट के अंदर टमाटर की जो प्राइस है वो बढ़ के 20 से 40 हो गई, तो तुम उसकी सप्लाई पर क्या इफेक्ट इसका शो करोगे। एज अ प्रोड्यूसर तुम टमाटर ज्यादा बेचना चाहोगे या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो बढ़ रही है ना। तो बेटा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस घटती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी घट जाती है। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। हायर द प्राइस मोर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लेस विल बी द सप्लाई, ठीक है। तो रीजन यही है कि हाई प्राइस ज्यादा प्रॉफिट देगी और प्रोड्यूसर तभी ज्यादा बेचना पसंद करेगा जिस चीज को बेचकर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कि कमोडिटी की खुद की प्राइस भी उसके सप्लाई को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंपिटिटिव गुड्स की अगर हम बात करें तो मान लो कंपिटिटिव गुड्स के अंदर दो कंपिटिटिव गुड्स हमने यहां पर एग्जांपल में लिए, व्हीट और राइस, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है, एक फार्मर है, व्हीट और राइस दोनों ग्रो करता है। मान लो मार्केट में व्हीट की प्राइस बढ़ गई, मार्केट में व्हीट की प्राइस बढ़ गई, तो उसका राइस की सप्लाई पर क्या इफेक्ट आएगा। तुम दोनों बनाते हो, व्हीट भी और राइस भी, दोनों के अंदर तुम यहां पर इन्वॉल्व हो, दोनों के प्रोडक्शन में। बट तुम्हें मार्केट की कंडीशन पता चली, तुम्हें मार्केट का ट्रेंड पता चला, तुम्हारे कानों में हवा आई और उस हवा ने तुम्हें ये कहकर उस हवा ने तुम्हें यह आकर बताया कि मार्केट में व्हीट महंगा बिक रहा है। तो ऐसे में तुम्हारा डिसीजन क्या रहेगा। मार्केट में अगर व्हीट ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है तो वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है ना। तो ऐसे में तुम अपने रिसोर्सेस को राइस से हटाकर व्हीट पर शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना। तुम अपने एफर्ट्स, अपनी मनी, अपने रिसोर्स कहाँ पे ज्यादा लगाना पसंद करोगे, जो चीज तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दे रहेगी। और ज्यादा प्रॉफिट तुम्हें व्हीट से मिल रहा है क्योंकि मार्केट में व्हीट की प्राइस ज्यादा आ रही है। तो ऐसे में राइस की जो सप्लाई है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो बेटा जब कंपिटिटिव गुड्स की बात होती है ना, तो कंपिटिटिव गुड्स में आपने एक की प्राइस को अगर देखा कि वो राइज हो रही है, तो दूसरे की सप्लाई ऐसे में क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और उन दोनों के बीच में आपको कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है दैट कंपिटिटिव गुड्स आर द गुड्स दैट यूज द सेम रिसोर्सेज। पहली बात तो कंपिटिटिव गुड्स वो गुड्स हैं जो सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिए व्हीट और राइस। अगर इंक्रीज होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो उसमें आपने देखा कि आप क्या कर देते हो, जो भी गिवन गुड है आपके पास उसके कंपटीशन के अंदर आप उसकी सप्लाई को कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर आप ये देख रहे हो कि आपके लिए वो गिवन गुड लेस प्रॉफिटेबल हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आप दूसरे वाले गिवन गुड की सप्लाई को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। अब मैं वही कहूं कि मार्केट में व्हीट की प्राइस कम हो गई, अब तुम्हें व्हीट से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने रिसोर्स अब कहां शिफ्ट करना शुरू कर दोगे, तुम अपने सारे रिसोर्सेस राइस के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दोगे, तो राइस की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। रीजन यही कि प्रोड्यूसर शिफ्ट करेगा अपना प्रोडक्शन टू द मोर प्रॉफिटेबल गुड। तो कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिला यहाँ पर, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, तीसरा कौन सा वो फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी फैक्टर इनपुट्स आप अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो, उनकी कॉस्ट भी आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि लेबर यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, फ्यूल यूज कर रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो, तो इनका आपके सप्लाई पर कैसे इंपैक्ट आएगा, अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही लॉजिकल आपको यहाँ पर मैं रीजन बताऊंगी, एक में समझ लोगे, सब में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो
कि हम अपनी फैक्ट्री के अंदर एक लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि एक लेबर रखते हैं। वो लेबर मुझसे दिन के 500 रुपए दिहाड़ी लेती है, यानी कि पर डे का जो उसका वेज है ना, पर डे का वेज वो उसका 500 रुपए है। ठीक, अब 500 रुपए जब वो मुझसे वेजेस लेती है वो लेबर, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉस्ट मुझे यहाँ पर बियर करनी पड़ती है। पर डे के हिसाब से कहूँ तो यहाँ पे 500 रुपए लग रहे हैं। अब मान लो उस लेबर के नखरे बड़े, उसने देखा जी मेरे बिना तो इनका काम चल नहीं रहा है, और भाई जब इनका काम नहीं चल रहा है तो क्यों ना मैं अपने पैसे बढ़ा दूं। तो उस लेबर ने कहा कि भाई अब से ना 500 नहीं 700 रुपए लगेंगे, 500 नहीं 700 रुपए लगेंगे। अब भाई एक बात बताओ, जो काम मेरा पहले 500 रुपए में हो रहा था अब वही काम 700 रुपए में हो रहा है। तो ऐसे में मेरे को क्या हुआ भाई, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई मेरी। जिस चीज को बनाने में पहले मुझे 500 रुपए लग रहे थे, आज उस चीज को बनाने में मुझे 700 रुपए लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, तो बेटा मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं करे। तो ऐसे में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जिस चीज से हमें कम प्रॉफिट होने लगता है ना, हमारा प्रोड्यूसर तो बस प्रॉफिट के पीछे ही भागता है, और जिस चीज से उसे प्रॉफिट कम मिलता है वो उस चीज की सप्लाई को भी कम कर देता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें मैंने तुम्हें टेक्निकल बात नहीं बताई, बहुत सिंपल और सीधी सी बात है कि जिस चीज को बनाने में हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो चीज हमें प्रॉफिट कम ला कर दे रही है, और जहां प्रॉफिट कम आएगा वहां हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे अगर मैं एक रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो रही है, सप्लाई आपकी कम हो रही है। तो कैसा रिश्ता दिख रहा है इनके बीच में, इनका रिश्ता क्या कहलाता है, इनका रिश्ता कहलाता है इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी कि कॉस्ट के साथ सप्लाई का रिश्ता कैसा है, नेगेटिव है, इनवर्स है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बस ये एक्सप्लेनेशन आप हर जगह, वो कहते हैं ना, चिपका सकते हो, तो हर जगह चिपका सकते हो ये। ठीक है, सो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स डिक्रीज इन सप्लाई। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हायर कॉस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देगी, और ये कैसा रिलेशनशिप शो करती है, इनवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो, मान लो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, अब वो मशीन पुरानी हो चुकी है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है। ठीक है, कैसी हो गई है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है। हमने हाल फिलहाल में ही एक मशीन खरीदी थी, और वो बिल्कुल नई नवेली पूरे फुल ऑन जोश के साथ हमारी जो मशीन है वो काम कर रही है। और ये मशीन ना बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी कि अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन हम लोग लेकर आए हैं। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। जहां पर ये पुरानी मशीन 1 घंटे में मान लो 10 यूनिट बनाकर हमको दे रही है, वहीं पे नई एडवांस मशीन से 1 ही घंटे के अंदर हम 20 यूनिट बना पा रहे हैं। ठीक है, और तो और इस मशीन को चलाने में मुझे 3 लेबर लगानी पड़ रही है, और अपडेटेड वाली मशीन के अंदर मुझे 1 ही लेबर लगानी पड़ रही है, 1 ही लेबर से मेरा सारा काम हो पा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा पुरानी मशीन है तो भैया रिपेयरिंग भी करानी पड़ती होगी उसकी, और वो तो बिल्कुल नई नवेली मशीन है, उसमें तो ऐसा ज्यादा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। तो बस अब आप ये देखो कि अगर आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो पुरानी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है। वही ऊपर वाली बात आपकी यहाँ पर आ गई है कि पुरानी टेक्नोलॉजी, एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को बढ़ा रही है, और कॉस्ट को बढ़ाने का सीधा सा मतलब यही होगा कि वो आपके प्रॉफिट को कम कर रही है, और प्रॉफिट को कम कर देने का मतलब क्या है, सप्लाई का कम हो जाना, है ना। बट एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट क्या कर रही है, कॉस्ट को कम कर रही है। भाई आप जहां पे 3 लेबर को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ 1 ही लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो 2 लेबर का पैसा बचा। यहाँ 10 यूनिट बन पा रही है, वहां 20 यूनिट बन पा रही है, तो मशीन इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, और कॉस्ट का रिडक्शन आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करता है, और जहां प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा लालची प्रोड्यूसर वहीं पे सप्लाई को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या रिलेशनशिप देखने को मिला कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी अपडेटेड है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई बढ़ेगी, बट वहीं पे अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई घटेगी। ठीक है, तो देखो जरा, इंप्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में तो सप्लाई बढ़ गई। क्यों, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा। तो उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट। जितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी उतनी ज्यादा सप्लाई हमारी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं।
और कौन सा फैक्टर है हमारे पास, अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बच्चे अदर फैक्टर्स में अब हमारे सामने दो फैक्टर्स आए, एक है हमारा एक्साइज ड्यूटी और एक है हमारा सब्सिडी। अब एक्साइज ड्यूटी को मानो भाई ये तो तुम्हारा खर्चा है एक तरीके का, ये तो तुम्हारा एक एक्सपेंस है, क्यों, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। भाई जब टैक्स हम जब भी भरेंगे तो टैक्स तो हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है, बट वहीं पे सब्सिडी होती है, यह है आपके लिए डिस्काउंट, और आप इसे कह सकते हो कि ये तो है आपके लिए एक फायदा और ये है आपके लिए नुकसान। ठीक है, तो नुकसान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिट का कम होना है। भाई नुकसान जितना बढ़ेगा उतना तुम्हारे लिए क्या वो प्रॉफिटेबल होगी चीज, नहीं। तो क्या ऐसे में तुम सप्लाई ज्यादा बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे। बट अगर तुम्हें फायदा ज्यादा हो रहा है, अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है तो ऐसे में तुम सप्लाई ज्यादा करना पसंद करोगे। तो बस इसी लॉजिक को माइंड में रखना। और अब देखो जरा कि इकोनॉमिक्स में इस चीज को कैसे समझाया गया है। पहली बात तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है बेटा, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर भी एक टैक्स लगता है जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी। अगर ये एक्साइज ड्यूटी या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो टैक्स, अगर ये टैक्स बढ़ गया तो फिर से वही बात कि टैक्स बढ़ना आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। भाई जितना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे उसको आप अपने कॉस्ट में तो इन्वॉल्व करोगे, फिर से आपकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो बेटा आपका प्रॉफिट यहाँ पर फिर से कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आप सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो रीजन यही है कि एक्साइज ड्यूटी आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी और प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगी। तो यहाँ भी रिश्ता क्या कहलाता है, इनवर्स, कि जितनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा हम सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बेटा सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प। सब्सिडी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल हेल्प और असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, देखो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को एनकरेज करना होता है, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो खादी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। अब खादी प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल मान लो मार्केट में बहुत महंगा है तो प्रोड्यूसर नहीं उसको खरीदते क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, वो नहीं खरीदते। तो गवर्नमेंट ने कहा प्रोड्यूसर को कि देखो एक काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा खादी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करो, हम आपको रॉ मटेरियल सस्ते में दिलवा देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल पर सब्सिडी दे देंगे, डिस्काउंट दिलवा देंगे। तो ऐसे में जब सामान रॉ मटेरियल सस्ते में मिला तो ऐसे में प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, क्योंकि जब रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। और कॉस्ट कम होना, प्रॉफिट का बढ़ना सप्लाई को बढ़ा के लेके जाता है। तो जितनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी उतनी ज्यादा हमें फायदा होगा, और जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ही हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो सब्सिडी और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, इंक्रीज इन सब्सिडी इंक्रीज करेगी सप्लाई को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कैसा रिश्ता है, रिश्ता है बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, एक में आप एक्सप्लेनेशन समझ लेना, सब में बिल्कुल सेम है, सब आपको कॉस्ट से रिलेट होता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा ना बेटा हो सकता है कि आप कहीं कहीं पर एक और वो भी देख सकते हो, एक और फैक्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म के ना बेटा दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जब हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि भाई देखो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो दो गोल लेकर मार्केट में एंटर कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक गोल हमारे प्रोड्यूसर का हो सकता है। अगर उसका गोल सेल्स को मैक्सिमाइज करने का है, सेल्स को, कि भाई देखो मुझे मतलब नहीं है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अदर फैक्टर्स क्या हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा अल्टीमेट गोल तो ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, तो वो हमेशा ना सप्लाई को यहाँ पर इंक्रीज रखता है, हमेशा सप्लाई को इंक्रीज रखेगा। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर का गोल सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना चाह रहा है, प्राइस की मदद से, तो आपने देखा होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब उसका गोल है तो वो सप्लाई को सिर्फ और सिर्फ तभी इंक्रीज कर रहा है जब उसको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। जहां जहां पर भी उसको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तब तभी वो सिर्फ सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। बट अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ सेल्स को मैक्सिमाइज करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, तो वहां पर वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज ही रखता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपकी मार्केट में सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो आई होप कि सारे फैक्टर्स आपको एकदम क्लियर होंगे।
चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं सप्लाई फंक्शन की तरफ। अब हमारा जो सप्लाई है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रही है। हमने देखा कि हमारी सप्लाई बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रही है। बस उसी रिलेशनशिप को हम सप्लाई फंक्शन की मदद से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सप्लाई फंक्शन क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, कि क्वांटिटी सप्लाइड कैसे चेंज हो रही है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इटसेल्फ हो सकता है, यानी कि कमोडिटी की खुद की प्राइस हो सकती है, कॉम्पिटिटिव गुड्स की प्राइस हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर और क्या हो सकता है? फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट, जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हो, या फिर टेक्नोलॉजी आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, एडवांस्ड है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी का लगना, सब्सिडी का प्रोवाइड कर देना। ये सारी की सारी चीजें हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी रिलेशनशिप को कौन रिफ्लेक्ट करता है? सप्लाई फंक्शन। अब उसके बाद आता है द मेन हीरो, द लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा ना, कि कमोडिटी की खुद की प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिश्ता है, वो लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन जब हमने कमोडिटी की खुद की प्राइस देखी ना, तो हमने अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया था। हमने बाकी सभी फैक्टर्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, हमने उनकी बात ही नहीं करी कि अदर फैक्टर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमने कोई बात नहीं करी कि फैक्टर इनपुट्स की प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करी, हमने कॉम्पिटिटिव गुड्स की प्राइस के बारे में बात नहीं करी, हमने सब्सिडी के बारे में कोई बात नहीं करी। मतलब अदर फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया होगा? कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या है बेटा लॉ ऑफ सप्लाई? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये जो बात बोल रहे हैं ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अब ये कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, पहले वो भी समझ के चलते हैं। और जो चीजें कांस्टेंट है ना बेटा, वही आपकी अजम्पशन होती है। जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स वो सेम रहेंगी, यानी कि अगर व्हीट और राइस है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फैक्टर इनपुट्स की प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज नहीं हो रही, प्रोड्यूसर अपना कोई गोल नहीं चेंज कर रहा है, टैक्सेस और सब्सिडीज में किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये है वो अदर थिंग्स जो हम मानकर चल रहे हैं कि कांस्टेंट है या फिर सेम है। तो अगर हम इनको कांस्टेंट कर दें या सेम कर दें, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी कैसे रिलेट करती है प्राइस के साथ? डायरेक्टली। क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, और इसी को कहा जाता है द लॉ ऑफ सप्लाई। और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेनिंग सेम को हम और क्या बोलते हैं बेटा? सेट्रस पेरिबस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली हमने यहाँ पर क्या समझा कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। मतलब कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घट जाएगी। और जहां पर भी तू हाँ कहे तो मैं भी हाँ कहूँ, तू ना कहे तो मैं भी ना कहूँ, इसका मतलब जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, या जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा। मतलब कि बिल्कुल एकदम बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है, दोनों एक ही साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा होगा बताओ? बिल्कुल डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पर सप्लाई कर्व भी हमारा कैसा बनेगा बेटा? स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है, इट विल स्लोप अपवर्ड। चलो, तो कर्व कैसे बनेगा वो भी हम आगे देखेंगे। अजम्पशन हमने पढ़ ली। अब सप्लाई स्केड्यूल पर आ जाते हैं। सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है बेटा? सप्लाई स्केड्यूल क्या है? जहां पर आपको डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी दिखाई जा रही है एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कितनी सप्लाई की जा रही है किसी कमोडिटी की, उसे जब हम एक टेबुलर स्टेटमेंट बना देते हैं, यानी कि टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल that shows the quantities of a commodity which producers are willing to sell at different prices during a given period of time, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड स्केड्यूल की तरह सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरीके के होते हैं। या तो सिर्फ आप किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि एक एक प्रोड्यूसर के बारे में अलग अलग, या आप मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं आप सबके बारे में बात कर रहे हो। तो जब आप एक एक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हो या एक एक फर्म के बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या है? दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल फार्मर प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे अगर, तो ये अभी सिर्फ एक ही फर्म की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 2 7 11 14 16, ठीक।
चलिए अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल ने तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सप्लाइड शो करी एट डिफरेंट प्राइसेस। पर जब हम एक ही मार्केट में अलग अलग फर्म या मैं कहूं कि अलग अलग प्रोड्यूसर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या है? इट शोज द टोटल क्वांटिटी। ये क्या शो करता है? टोटल क्वांटिटी of a commodity that all the firms together are willing to sell at different prices। यानी कि जब हम सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, तो वहां पर जब हम उसका एक सम टोटल करते हैं, उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में शो करते हैं, तो वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहलाता है। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल्स। तो सिंपल सी बात है कि जब आप सारी फर्म्स के इंडिविजुअल फर्म्स के जब आप स्केड्यूल्स को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। चलो इसको जरा हम एक स्केड्यूल की मदद से समझ भी लेते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी कमोडिटी की प्राइस दे रखी है जो कि जा रही है 1 से लेकर 5 तक। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फर्म्स हैं। 3 फर्म्स अपनी अपनी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर मुझे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल यहाँ पर कैलकुलेट करना है या निकालना है तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली समिंग अप करेंगे। हॉरिजॉन्टली सम अप करेंगे सभी के सप्लाई का, ताकि हमें मिल सके मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जैसे कि अगर मुझे प्राइस 1 पे इस चीज को चेक करना है तो 4 + 2 + 3 यानी कि 9। 2 प्राइस पे यानी कि जब 2 रुपए प्राइस हुई तब अगर इस चीज को चेक करना है तो 8 + 5 + 6 यानी कि 19। तो इस तरीके से हम जब हॉरिजॉन्टली सम अप करते रहेंगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। यानी कि हमें मार्केट सप्लाई मिल जाएगी और उसको जब आप टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब साथ साथ जरा कर्व की बात भी समझकर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई कर्व क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। अभी देखो बच्चों, आप लोगों ने जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा ना, कि जब आपने टेबल की फॉर्म में अपना डेटा को अरेंज किया तो वो स्केड्यूल बन गया। जब उसी स्केड्यूल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हो तो वो आपका सप्लाई कर्व कहलाएगा। यानी कि जो भी आपका डेटा है अगर वो आपकी सप्लाई और प्राइस से जुड़ा है और उसी की मदद से आपने एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? आपका सप्लाई कर्व। सो सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। तो उसी टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर देना इज सप्लाई कर्व एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और डेफिनेटली वो एक रिलेशनशिप शो कर रहा है जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में है। और वो क्या रिश्ता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है और जैसे ही प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी घट जाएगी। ठीक है, और क्योंकि इनके बीच का ये जो रिश्ता है ये पॉजिटिव है कि तेरी हाँ में ही मेरी हाँ है, तेरी ना में ही मेरी ना है, हम बिल्कुल भी अलग अलग यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, तो इनके रिश्ते का ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। और वो ग्राफ कहाँ जाएगा? वो अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो इसीलिए सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which shows that the higher the price, larger the quantity supplied। ठीक है, अब ये जो है सप्लाई कर्व ये भी 2 तरीके के हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। चलो सबसे पहले मैं अब आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की तरफ लेकर चलती हूँ। ये जहां पर हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बनाया उसी की मदद से जब मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया, चलो कर्व थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग हमारे पास प्राइसेस भी हैं। Q1 क्वांटिटी पे P1 प्राइस यानी कि P1 और Q1 का हमारा एक कॉम्बिनेशन बना। P2 प्राइस पे Q2 आप यहाँ पर Q2 आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो, P3 प्राइस पर Q3। तो जब आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई दे रहा होगा और यही अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आपका क्या होता है बेटा? सप्लाई। तो जब किसी इंडिविजुअल फर्म का शो करते हो तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाता है और वहीं पे सारी फर्म्स का एक साथ अगर आप सप्लाई कर्व शो कर रहे हैं यानी कि जो आपने हॉरिजॉन्टल सम अप करके जो मार्केट सप्लाई आपने कैलकुलेट करी है अगर उसकी मदद से अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो वो मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये फर्म ए का है तो ये फर्म बी का है। अब अगर मैंने फर्म ए प्लस बी कर दिया यानी कि दोनों के सप्लाई को प्लस कर दिया तो मुझे यहाँ पर देखो मार्केट सप्लाई कर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर ए और बी दोनों की ही सप्लाई इंक्लूडेड होगी। ठीक है, चल ये बात समझ आ गई। तो बस इसी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है
और मार्केट सप्लाई कर्व बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आप हॉरिजॉन्टली समिंग अप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सम अप कर रहे हैं सारे इंडिविजुअल सप्लाई को, तब जाकर आपको क्या मिल रही है, मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे क्या रीजन है, जैसे कि हमने कुछ रीजन पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या रीजन है, तो इसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाई क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद राइज इन प्राइस, कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्यों क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, क्या ही कारण है इसके पीछे। तो बच्चों, सेलर ऑफर मोर गुड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, उसने सारा सामान एक ही कॉस्ट पे बनाया था, मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी कॉस्ट लग रही थी किसी भी सामान को बनाने में, उसी कॉस्ट पे उसने 1000 यूनिट बनाकर रखी हुई है। ठीक, उसने शुरुआत की 100 यूनिट बेची 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में 10 रुपए ही रेट चल रहा था। अब जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ गया, मार्केट में रेट बढ़कर 15 रुपए हो गया, तो उसने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है उसको वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए निकालेगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में प्राइस ज्यादा हो रहा है और इस ज्यादा प्राइस पर उसको अपना सामान ज्यादा बेचने में फायदा होगा। तो इसीलिए जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ने लगती है, हमारा जो सप्लायर होता है वो कोशिश करता है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक को वो अभी के अभी यहाँ पर जो है मार्केट में बेचने के लिए निकाल दे, क्योंकि अभी वो उसको ज्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ड्यू टू द हायर प्रॉफिट, और वो कोशिश करता है इसी टाइम पर कि अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक तो चलो बिक जाएगा सारा और प्राइस तो भी बढ़ी हुई है, तो ऐसा करते हैं और प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोडक्शन को और हाई करते हैं, ताकि इसी इंक्रीज प्राइस पर हम जितना ज्यादा बेच सकें उतना हम लोग यहाँ पर बेच दें। ठीक है, और उसके अलावा जो फर्म्स पहले यहाँ पर थोड़ा सा आराम आराम से ढीला ढीला कर काम कर रही थी, उन्हें भी दिखा कि नहीं यार अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, तो मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, तो कुछ नई फर्म्स भी करती हैं मार्केट में एंटर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और सेम जाता है उसके अपोजिट की, प्राइस कम होने पे फिर सप्लाई कम की हो जाती है, क्योंकि अभी सामान बेचने में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाकर भी हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइस तो मार्केट में कम ही चल रही है। कुछ फर्म्स जो होती हैं वो डीमोटिवेट होकर इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाती हैं कि यार कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, तो क्या ही करना है। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि जो ओवरऑल क्वांटिटी है मार्केट के अंदर सप्लाई की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो बस यही वो रीजन है कि क्यों बढ़ती हुई प्राइस पे ज्यादा सप्लाई किया जाता है और घटती हुई प्राइस पर कम सप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने समझ लिया अपना कि क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे का पर्पस। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से शुरू होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने डिमांड में भी कवर किए, तो वही सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर सप्लाई में भी कवर करनी है। वहां से आपका एक जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बन गई होगी, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी वहां पर हो चुकी है। यहाँ पर आपको वही सारी बातें सिमिलर लगेंगी, बस वही बात है कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है और प्राइस और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, बातें सारी वही है। तो बेटा, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, या मैं कहूँ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये होता क्या है। देखो, सप्लाई को अफेक्ट करने के हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि मार्केट में जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है उसको अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि उस कमोडिटी की खुद की प्राइस भी उसको अफेक्ट कर रही है, और कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो जाना, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाना, गवर्नमेंट का सब्सिडी दे देना, या एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाना या घटाना, फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट का चेंज हो जाना, कॉम्पिटिटिव गुड्स की प्राइस का चेंज हो जाना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कहीं ना कहीं हमारी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट किया। तो उन सभी फैक्टर्स में से अगर कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से, जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े यहाँ पर जो हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर सिर्फ प्राइस की वजह से आपको सप्लाई चेंज होती हुई दिखे, कि प्राइस का इफेक्ट जा रहा है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड पे, कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आ रहा है, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड घट रही है, तो एक मूवमेंट आ रहा है, तो उसे बोलेंगे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि यहाँ आपने क्वांटिटी चेंज करी है, यहाँ आपने अपनी सप्लाई को शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, सो व्हेन अ क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट,
लेकिन जब हम कमोडिटी की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि फिर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, एक्साइज ड्यूटी में कोई चेंज नहीं है, कोई सब्सिडी हमें नहीं मिल रही है, फैक्टर इनपुट की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, कंपिटिटिव गुड्स की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सभी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया है। सिर्फ कमोडिटी की प्राइस की वजह से अगर ये चेंज देखने को मिल रहा है तो वो कहलाएगा मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, एंड इन दिस केस द फर्म मूव्स ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड मूवमेंट शो होने को मिलेगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ऑन दी सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो तरीके के मूवमेंट है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। तो बेटा एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या था? डिमांड का बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या था? डिमांड का घटना। इन अ सिमिलर वे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का कम हो जाना। अब ये बात तो अब आप जान ही चुके हो कि अगर प्राइस से हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट, तो कब आपको लगेगा कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है? जब प्राइस बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब जब प्राइस के बढ़ जाने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाए तो उसे आप एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। और क्वांटिटी सप्लाइड कब कम होगी? कब? प्राइस की वजह से कब कम होती है? जब प्राइस भी कम हो जाती है। तो जब प्राइस कम होने की वजह से आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, वही सारी बातें हैं, बस यहाँ पर क्या है, डिमांड ने सप्लाई को रिप्लेस कर दिया है, इनवर्स रिलेशनशिप की जगह आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। So expansion of supply refers to increase in quantity supplied due to rise in price of the commodity. Other factors remains the same. उसके बाद रीजन क्या है? वही इंक्रीज इन प्राइस है। अब यहाँ पर मूवमेंट कैसा आएगा, ये बात हमें समझनी है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक स्केड्यूल है, उसी की मदद से हम यहाँ पर जरा मूवमेंट को शो करते हैं। आप देखो यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो प्राइस हमें लेकर चलनी है 10 से लेकर 40 तक। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, और इधर क्वांटिटी सप्लाइड की अगर हम बात करें तो 150, 200, 250 और 300। ठीक, चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये इसको चेंज करेगा। 10 से जब आपकी प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड है 150, 20 पर है 200, 30 पर है 250 और 40 पर है 300। ठीक है, अब इसको आप जरा ज्वाइन करिए। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा सप्लाई करवाया। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, और आपका सप्लाई कर्व जो है ना वो एक अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो इंक्रीज कर रही है उसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व एक अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी का चेंज होना हमारे सप्लाई कर्व को और ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना बेटा, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और यही अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? यही अपवर्ड मूवमेंट होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ग्राफ से? चलो अब बढ़ते हैं आगे कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है? वही भाई डिक्रीज हो जाना क्वांटिटी सप्लाइड में ड्यू टू फॉल इन प्राइस। रीजन क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसके मूवमेंट की अगर हम बात करें तो चलो यहां पर भी एक फिर से हम लोग एक डायग्राम अपना बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखो जरा, प्राइस 40, 30, 20, 10, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी कम हो रही है। चलो बनाना शुरू करते हैं। सो 10, 20, 30, 40, और क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 200, 300, 400 और 500। ठीक है, जब प्राइस 40 थी तो क्वांटिटी 500 थी। जब प्राइस 40 थी तो क्वांटिटी आपकी 500 थी। जब प्राइस 30 हुई तो क्वांटिटी 400 हो गई। जब प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी 300 हो गई, और जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी 200 हो गई। अब आप एक चीज देखो, अब यहां से जब आप एक सप्लाई कर्व बनाओगे तो आप कहाँ जा रहे हो?
अब अपने सप्लाई कर्व को कहाँ ड्रॉ कर रहे हो भाई, आप इनिशियल स्टेज से तो बनाना शुरू करोगे ना। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, और वो क्वांटिटी सप्लाइड आपके सप्लाई कर्व को एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, और वो क्वांटिटी सप्लाइड कर्व हमारे सप्लाई को एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में कौन से वाला मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये कब होता है, जब कमोडिटी की खुद की प्राइस चेंज होती है तब, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे शिफ्ट की तरफ। अब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की मैं बात करूं तो हमने अपनी सप्लाई को ही शिफ्ट कर दिया है। हमारी सप्लाई या तो बढ़ रही है या घट रही है, पर उसके बढ़ने घटने का यहाँ पर जो रीजन है वो उसकी कमोडिटी की खुद की प्राइस नहीं है। या तो वो बढ़ घट रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, फैक्टर इनपुट्स के प्राइस की वजह से, सब्सिडीज की वजह से, एक्साइज ड्यूटीज की वजह से, या फिर हो सकता है कॉम्पिटिटिव गुड्स की प्राइस की वजह से। तो इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, चेंज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। So when quantity supplied changes due to factors other than price of a commodity, it is called shift in supply curve or change in supply. In this case, the entire supply curve shifts either rightward or leftward. ठीक है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। राइटवर्ड हमेशा आपकी सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाता है। मतलब आप जब भी राइटवर्ड की बात करते हो तो राइटवर्ड का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ने से ही है। अगर डिमांड में है तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई में है तो सप्लाई बढ़ रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमेशा किसी चीज के डाउनफॉल को शो करता है। तो अगर अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई, लेकिन फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई या राइटवर्ड शिफ्ट की। अब ये कब हो सकता है, कब आपको लगेगा कि भाई हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुई है, प्राइस नहीं देखनी अपनी खुद की कमोडिटी की। तो जैसे कि कंपिटिटिव गुड्स की अगर हम बात करें तो हमने जैसे अभी वीट और राइस का एग्जांपल लिया, तो अगर वीट की प्राइस मार्केट में कम हो जाती है तो राइस की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है ना, यस और नो। क्योंकि जो हमारा जो भी प्रोड्यूसर होगा अब उसको राइस बनाने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट में वीट की प्राइस तो कम हो गई तो उसको बेचने में उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, तो अपने सारे रिसोर्सेज कहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, राइस पे, है ना। तो क्योंकि हमने इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप देखा था, इनवर्स रिलेशनशिप। तो बेटा जब जब आपके कंपिटिटिव गुड्स की प्राइस कम होती है तो इन दैट केस आपका जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो देखो ये डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा, अगर आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो ही तो आपकी सप्लाई बढ़ पाएगी। भाई मैंने एग्जांपल दिया था ना मशीन का, अपडेटेड मशीन थी, एडवांस मशीन थी और एक पुरानी बूढ़ी मशीन थी हमारी। तो जो अपडेटेड वाली मशीन थी वही तो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही थी, उसकी वजह से तो आप ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा था वहां पे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के केस में बढ़ेगा। लेबर ने पैसे घटा दिए, लेबर कहता है कि हमें तो लग रहा है हमसे गरीब तुम हो रहे हो इस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, हम 500 रुपए दिहाड़ी नहीं लेंगे, हम 300 रुपए दिहाड़ी ले लेंगे अब से। तो भाई लेबर की कॉस्ट कम हो गई, यानी कि फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब जब फैक्टर इनपुट सस्ते हो जाते हैं तो हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, हमारा नुकसान कम हो रहा है ना, टैक्स को मैंने क्या बोला है, तो नुकसान है हमारे लिए एक तरीके का। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स के रेट कम हो रहे हैं तो हम ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी में मेन रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो जाना। और जब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सब्सिडीज का बढ़ जाना, नंबर ऑफ फर्म्स का मार्केट में ज्यादा आ जाना, प्रोड्यूसर ने अपना सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल कर रखा है, पॉजिटिव बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, इन सभी केस में आपको आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती हुई ही दिखेगी। बस रीजन ये ध्यान रखना है कि रीजन कमोडिटी की खुद की प्राइस नहीं है, और ऐसे में सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करता है, राइटवर्ड। अब यहाँ पर भी अगर आप इसका स्केड्यूल देखो तो प्राइस देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी आपकी चेंज होती जा रही है। तो अगर हम इसका भी एक ग्राफ बनाएं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, हमने एक सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, इसी प्राइस पर हमने देखा कि हम इस क्वांटिटी को यहाँ पर, इस प्राइस पर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर बेचने के लिए।
अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक फैक्टर के अंदर चेंजेस हुए इस तरीके के, जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो गई राइटवर्ड, तो ये आपको एक नया सप्लाई कर्व देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर भी आपको ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिल रही है। देखो ओपी डैश सेम प्राइस थी और उस ओपी डैश पर आपको OQ2 क्वांटिटी मिल रही है। सो दिस इज नोन एज द राइटवर्ड शिफ्ट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, जहां पर प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन किसी और फैक्टर की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो गई। और कहाँ शिफ्ट हो गई है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अगर हम डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि अब कम क्वांटिटी यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं, जहां पर रीजन प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस का बढ़ जाना। मार्केट में व्हीट की प्राइस बढ़ गई है तो अब राइस की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। उसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर ने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी मिलना कम हो गया है, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो रही हैं, गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया हमारा, या नेगेटिव बिजनेस एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही हैं। तो इस केस में हमारा सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये कैसा देखने को मिलता है, अगेन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, एक सप्लाई कर्व ओरिजिनली, ये क्वांटिटी ये प्राइस, इस पे हमने एक सप्लाई कर्व बनाया। अब सेम प्राइस पर ही हमारी सप्लाई जो है वो घट गई है और घटने की वजह से हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो देखो सेम प्राइस पर ही आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो चुकी है, ये देखो। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो मूवमेंट और शिफ्ट्स आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। डिमांड के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो सप्लाई में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर डिमांड नहीं भी पड़ा है तो भी अब आपको मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच में एक डिफरेंस देखते हुए चलते हैं फटाफट से। डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर 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 पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीनिंग लिखना, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर आप रीजन लिख देना कि क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस होती है कमोडिटी की रीजन, और वहां पर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और वो सारे रीजन आप यहाँ पर लिख कर जाएंगे। ठीक है, कर्व का इफेक्ट कहें तो यहाँ मूवमेंट्स होते हैं, वहां शिफ्ट्स होती है। मूवमेंट भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वहां शिफ्ट दो तरीके की होती है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, यहाँ पर नाम दिए जाते हैं उसको टाइप्स में, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, और वहां पर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ प्राइस इफेक्ट है और यहाँ पे प्राइस इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट डिफरेंस पूछा जा सकता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में। तो मीनिंग लिख देंगे वही कि इंक्रीज इन सप्लाई में जो है आपकी सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और यहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रीजन आप यहाँ पर लिख देंगे जिन जिन की वजह से ही बढ़ते हैं। यहाँ प्राइस चेंज हो रही है, वहाँ प्राइस चेंज नहीं हो रही है। यहाँ सेम सप्लाई कर्व है जिसके ऊपर अपवर्ड मूवमेंट है, यहाँ नया सप्लाई कर्व बनता है जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बस इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी है, तो इतना तो आप कर लेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक हमने जितना भी सप्लाई पढ़ा है आपको वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, और यहाँ तक आप सप्लाई को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कुछ कुछ डिमांड के कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपके यहाँ पर रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म, जहाँ पर हमने सप्लाई का जो मेन पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पार्ट है तो उसको सेपरेट ही रखते हैं, और वहाँ समझेंगे कि किस तरीके से हमारी सप्लाई रिस्पॉन्ड करती है प्राइस के साथ। ठीक है, सो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।